कंसीडर ये देखिए बड़ा, अभी मैंने 3 मिनट पहले मिला मुझे टिफिन करने के बाद, तो मैं देख रहा हूँ इस चैप्टर से 10 नंबर, मैं पेपर देख रहा था मैं बैठ के, कितना नंबर, और इसमें कुछ चार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाले हैं। अभी एक तो अभी आने जाता है, तो आप सोचिए लोग कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक लेवल पढ़ना है, एक तो अब 10 नंबर अगर इसके पास है तो ये 10 नंबर तो अपना हो ही जाना चाहिए। तो ये कहने से तो होगा नहीं, आपको उतना तैयारी करना पड़ेगा। तो आइए विचार कीजिए। तो साइनो के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि जब एल्किल रेडिकल के साथ साइनाइड जुड़ा होता है तो इसे साइनो ग्रुप कहा जाता है या साइनाइड ग्रुप कहा जाता है। इसको बंद करिए, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर मिल रहा है। साइनाइड ग्रुप कहा जाता है। और जब हम आईयूपीएससी पे नाम लिखते हैं तो देखिए ये लिखा हुआ है साइनो एल्केन, सुनाई देता है बेटा? यस। जिस नंबर पे साइनाइड होता है उस नंबर को लिख करके कार्बन की संख्या गिनने के बाद उसके नाम में क्या जोड़ दिया जाता है? तो बेटा ये आप जानते थे, मैं रिमाइंड किया हूँ। ठीक है। अब देखिए हमको बनाना है एथिल एमीन, तो दिमाग लड़ाइए। तो आपको कार्बन की पता है 4 वैलेंसी होती है, यहाँ देखिए यहाँ दिमाग लड़ाइए। और आप सब जानते हैं नाइट्रोजन पंचम ग्रुप में है, तो उसको 3 चाहिए, दिख गया होगा। ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड मिलने से तो दिमाग लड़ ही गया कि ये तो अनसैचुरेट है। अतः अगर इसका रिडक्शन कराया जाए तो बताओ इसकी अनसैचुरेट वैलेंसी को सैचुरेट करके काम बनाया जा सकता है। सही है ना? तो देखिए अब हमने मेथिल साइनाइड ले लिया, और अब बताइए हम सोचे तो आपको सोचने में पता चलेगा कि भाई यहाँ 3 वैलेंसी अनसैचुरेट है, अतः 3 लोगों को तो लाना ही पड़ेगा। तो क्या किया गया? ले आए। तो देखिए क्या करता है ये, बोलिए CH3। अब इसको 2 को इसको दे दीजिए, 2 को इसको दे दीजिए, CH2 हो गया। अरे भाई इसको 3 चाहिए, 2 इसने ले लिया, इसको 3 चाहिए, 2 इसने ले लिया, एक आपस में बॉन्ड बन गया। नहीं आ रहा? अब देख लो सब वैलेंसी हो गई, 3 1 4 2 1 3 1 4, इसका N का 5 है, 5 को 7 दे 8 हो गया। देखो बन गया कि नहीं बन गया? और अब कितने खर्च हुए? 2 2 4, यानी कि 2 से गुणा कर। तो देखो ये रिडक्शन करा के हमने एथिल एमीन बना दिया है। दिमाग में गया क्या पकड़ा था मैंने पकड़ा उसका कंसेप्ट क्या था कि साइनाइड में C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, यानी उसकी बंध संतृप्त तो नहीं थी, तो हमको NH2 चाहिए था प्रोडक्ट, तो हमने रिडक्शन कराने का तय किया और रिडक्शन ने हमारा काम बना दिया। इसकी अब इसको भी देख लो, जिसको और भी दिक्कत हो। बोलो कार्बन की 3 है, तो कार्बन की 2 हमने हाइड्रोजन से ले ली, एक हमने नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, तो ये तो इनके साथ चेन में गया, 2 ये चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए। बोलो एडिशन प्रॉपर्टी शो किया ना? बोलो यही जुगाड़ हम बेंजीन के कंपाउंड के साथ लगा दें। बताओ, ये बताओ, बोलो बेंजीन साइनाइड हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो क्या करें? तो अब यहाँ पर तुम्हें सोचना पड़ेगा
यहाँ भी साइनाइड है। अच्छा पहले वो कर लो तो उसको बताएं, नहीं तो की बात में बोलो ये तो हम समझ गए तो अब बोलो क्या इसी तरह से प्रोसेस करें तो बोलो ये होगी बोलो CH2 NH2 हो गया। यस ठीक है। अब ये देख सकते हो कि ये जो बना है वो बेंजीन के रिंग के साथ NH2 और CH2 है। अब ये हमको यहाँ से रिप्लेस कराना पड़ेगा, बिना रिप्लेस के तो होगा नहीं। लेकिन तुम देख सकते हो कि ये बेंजीन का एक डेरिवेटिव एमिनो कंपाउंड्स फॉर्म हो चुका है। ठीक है। अब हम अगर चाहें तो यहाँ से इसका पुनः रिडक्शन करा के इसे मीथेन बना के आउटपुट में और ये वापस आ जाएगा। कुछ समझ आ रही है आपको? यस। NH2 देखो एमीन हो जाएगा और ये वापस ये रिडक्शन करा के निकाल दिया। अब कोई प्रॉब्लम? परीक्षा में कई साल आया है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, शॉर्ट में HBr पढ़ा जाता है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार पेपर में आया हुआ है। अगर देखा जाए तो अब हमारे सामने ये सवाल उठेगा कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है। तो देखो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसे कहते हैं, तो चलो देखो तैयार। अब देखो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पर अगर पेपर में सवाल आ गया तो तुम कैसे जवाब दोगे, पहले नोट कर लो, लिख लो। जब हो गया एमाइड कंपाउंड को, एमाइड कंपाउंड एमाइड कंपाउंड को क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एमीन के यौगिक प्राप्त होते हैं। एमीन के यौगिक प्राप्त होते हैं। हाँ जी हो गया। एमीन के यौगिक प्राप्त होते हैं। इसी अवक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। When we react the alkanamide compound in alkaline medium with bromine, so then we get the amine compound, amine compound. This one called हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब बेटा पहले अपना पूर्व ज्ञान को रिव्यू कर लो। तुम्हें पता है एल्केनामाइड IUPAC नेम है और ग्रुप का नाम है एमाइड ग्रुप।
समूह का क्या नाम? एमाइड ग्रुप। और इसे आईपीएससी पर क्या बोला जाता है? एल्केनम। प्रीवियस क्लास में इसका संकेत पढ़े हो। एल्किल रेडिकल के साथ जब CONH2 रहता है तो उसे एमाइड ग्रुप कहा जाता है। यानी अगर ये नहीं होता तो एमीन होता। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 लग गया तो एमाइड ग्रुप। आईपीएससी पे नाम पढ़ाया जाता है कि कार्बन की संख्या गिनकर नाम को एल्केन पर लिख के एमाइड जोड़ दिया जाता है। अब बेटा तुमने यही लिखा है कि जब हम एल्केनामाइड को पहले ग्रुप से बता रहे बेटा, एल्केनामाइड को क्षारीय माध्यम, अब क्षारीय माध्यम के लिए बताओ कोई स्ट्रॉन्ग बेस उठा लो। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया, अभी कल भी मैंने कुछ किया कि बेटा जितने भी एसिड एनिमल या प्लांट से मिलते हैं उसको भी, और जो हम केमिकल या मिनरल से प्राप्त करते हैं। और आप तो जानते हो कि सबसे अगर ज्यादा कोई रिएक्टिव है तो वह यस ब्लॉक का पहला है, जैसे अल्कली मेटल कहते हैं। तो अल्कली मेटल का कंपाउंड उठाओ, अल्कलाइन माध्यम बन जाएगा। तो देखो हमने चार उठा लिया पोटेशियम मेटल। अब हम लेकर के इसका ब्रोमिनेशन करना है। तो तुमने बेटा जो लिखा है ना वो ये लिखा है कि तब ये रिएक्शन करके एमीन का फॉर्म बना देगा, यानी कि ये जनाब हटने वाले हैं। तो अब बाकी क्या बनाएगा? इसको जाएगा पोटेशियम हटाएगा, तो कार्बोनेट बना के हटाएगा, HBr और पानी बना देगा। समझ आया? यस सर। ये काम करने वाला है। तो अब हम लोग जो चाह रहे हैं उसका उद्देश्य पूरा करें। अब अगर हमको चाहिए एथिलेन, ठीक है, तो अब हमको कंपाउंड उठाना पड़ेगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये तो आउट हो जा रहा है, इसलिए एथिलेन लेने के लिए प्रोपेनामाइड लेना पड़ेगा। ये देखो मेथेनामाइड है ना, HCONH2 एक कार्बन, बोलो मेथेनामाइड, बोलो CH3CONH2 मेथेनामाइड, CH3CH2 CONH2 प्रोपेनामाइड। अब बताओ जब ये एक निकल जाएगा तो बोलो इस कंपाउंड से तो मेरा एथिलेन नहीं बनने वाला, ये भी निकल जाएगा तो मेथिलेन बनेगा। अब यहाँ से निकालेंगे तब इसका मतलब हमको प्रोपेनामाइड लेना चाहिए। तो ये लेना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ ना गणित लगाओ, गणित से काम करोगे तो वो टिकेगा तुम्हारे पास। तो देखो बेटा CH3CH2 CONH2, अब देखो ब्रोमिनेशन करवा दिया। अब ये तो जनाब जाने वाली है, तो अब हमारा हो गया CH3CH2 K2CO3 KBr। अब डिमांड देख लो कितने की हो रही है, 2 पोटेशियम 2 4 ले लो। ब्रोमीन कितना चाहिए? 2 ब्रोमीन। देख लो बैलेंस हो गया क्या? 2 1 3 कार्बन, 2 1 3 कार्बन, और सेकंड NH2 ये तो ठीक है, O 4 और 1 5, 3 2 5 हो गया। राइट है? यस। 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, देखो वहाँ जुड़ा है ना 2 का, और 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम हो गया ना। यस। अब कोई प्रॉब्लम? अब बताओ बेटा, अब हमको इनको भी तो बनाना है, तो अब बोलो क्या ले ले? बेंजेनामाइड, इसको लिया बेंजेनामाइड। ये देखो बोलो, अब यहाँ CONH2 जोड़ो, हो गए बेंजेनामाइड। बताओ सेम प्रोसेस,
मतलब डायरेक्टली लिखते हैं, लिख दिया जाए। अब बोलो क्या, बोलो क्यों? अब बोलो ये तो हट गए सर। अब बाकी का काम यहाँ सी और 3 प्लस ट्वाइस प्लस ट्वाइस एंगलिंग बना कि नहीं? ये बेटा तापमान क्रोमैटिक्स। अब हम लोग एमीन के भौतिक गुण में वही दोनों बातें, एलिफैटिक के भी एमीन की बात करेंगे और एरोमेटिक जैसे बनाने में दोनों से। और आपको महसूस हो रहा है ना कि एक ही तरीके से दोनों बन रहे हैं। देखिए पहला तो ऑर्गेनिक की रंगबंद अवस्था की चर्चा हो। अच्छा एक चीज बताना, उस सेशन में बोल रहे कि आप जैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी देख रहे हैं। यस मतलब उन्हें आप क्रमशः 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो तो समझी गए। इसीलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि वो तो आपका आइडिया था ही, फिर भी हमने कहा बताइए। तो पहला ले लीजिए भौतिक गुण का पहला मान कर देखो, मेथिल एमीन जैसे लोअर कैटेगरी के एमीन, मेथिल एमीन लोअर कैटेगरी समझिएगा, एक से 3 यानी मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल। लोअर कैटेगरी के एमीन सामान्य ताप पर रंगहीन गैसें होती हैं। The lower category of amines compound are colorless and in gaseous state in the normal temperature. In the normal temperature, at the normal temperature. आदि हो गया। जबकि हायर एमिन्स, पहले बेटा हायर समझ गए ना, अब उससे ज्यादा कार्बन, जैसे कार्बन इंक्रीज करें, हायर एमिन्स लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु लोअर एमीन की गंध अमोनिया जैसी होती है। लोअर एमीन की गंध अमोनिया जैसी। अमोनिया की गंध सब जानते हो, कई बार बताया है, जब पेशाब खाने से गंध आ रही है वो अमोनिया की है। हो गया ना? yes. लेकिन हायर एमीन हो गया कि गंध मछली जैसी होती है। जैसे मछली नहीं होती है, मछली बाजार में जाओ, मच्छर हट्टा जहाँ मछली भी जाता हो देखना दूर से मांगेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ और बातें बताऊंगा, पहले आप हो गया हायर एमीन्स मछली जैसी। अभी तक हमने बात जितनी भी करी एलिफैटिक की, अभी एरोमेटिक का बाकी है। तो अब वो भी पूरा कर लो तो मैं बताऊं क्या बताना चाहता हूँ। एरोमेटिक के एमीन, एरोमेटिक के एमीन सामान्य रूप से कलरलेस लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं। लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं, लेकिन इनकी गंध विशिष्ट होती है। इनकी गंध विशिष्ट होती है। विशिष्ट आप समझ गए होंगे कि ये दुर्गंध नहीं रहेगी,
विशेष का मतलब ये होता है कि उसका गंध अच्छा लगे। तो इसकी जो गंध है वो विशेष है। हो गया? और एक इसमें और विशेषता होगी जो एलिफैटिक केबिन में नहीं होगी। अगर खुले में रख दो तो हवा के संपर्क में आते ही यह भूरा रंग में टर्न हो जाएगा। और ये बात लिख के अंडरलाइन कर देना। लिख लो, हवा के संपर्क में आते ही यह ऑक्सीडाइज होकर भूरे रंग में टर्न हो जाती है। अब बेटा तुम अपना करो। बट हायर एलिफैटिक केबिन gives the smell of phosphine। तुम लोग ध्यान से सुनना, ये बात तुमको नहीं लिखा है, बहन में तुम बताएंगे तो इसको लिखा है because of phosphine and found in solid state। हो गया? But the aromatic elements, are colorless, liquid or solid, and have the specific smell। अब पैराजेनिकल की जो स्पेशल कैरेक्टर है वो लिख लो। बट whenever they come in the contact of air, when they come in the contact of air, so then oxidizes and its color changes into brown। बेटा तुम लोग इस बात को लिखे भूरे रंग में बताइए, अंडरलाइन कर दो। अब बेटा मैं क्या बताना चाह रहा था उस पर आपको बताता हूँ। दो चीजें बताने जा रहा हूँ, दोनों को ध्यान में रखना, वाइवा या ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। पहला आपको मैंने बोला कि हायर जो एलिफैटिक एलिमेंट्स हैं, यानी जिनकी कार्बन की चेन में 4 से ज्यादा है, वही तो हायर होती है ना। भाई 4 से 10 मीडियम है, उससे भी बढ़ जाए तो आप हायर में चले 4 से अब कर दीजिए। ठीक है? तो जो हायर एलिमेंट्स होते हैं, हमने अभी लिखा है आपको कि उनकी गंध मछली जैसी होती है। तो एक सवाल पेपर में ये आता है कि मछली जैसी गंध किस वजह से होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लहसुन में फास्फीन होती है और वही फास्फीन के कारण मछली को गंध देती है। इसीलिए जब घर में मछली पकाई जाती है तो उस फास्फीन गैस के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम उसे सरसों के घोल में लपेट देते हैं, तो वो फास्फीन गैस के प्रभाव को खत्म कर देती है, यानी वो डिफ्यूज कर देती है। तो एक सवाल आपका ये हो गया। और दूसरा सवाल मैं आपको एक और बताना चाह रहा था कि बायोलॉजी की दृष्टि से, कि बायोलॉजी से जानकार भी है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, पानी में जितने भी एनिमल रहते हैं उन सब में जो भी प्रोटीन बनती है वो पाचन के बाद जब उत्सर्जी पदार्थ जाते हैं तो वो अमोनिया के रूप में जाते हैं। इसीलिए वो सब के सब अमीनोटेलिक हैं। लेकिन मछलियां दो जगह रहती हैं, एक फ्रेश वाटर में, एक मैराइन वाटर में। तो फ्रेश वाटर वाला पानी में लवण कम रहता है, इसलिए इसमें अमोनिया कम बनती है। लेकिन जो मछलियां सलाइन वाटर में है, यानी कि लवणीय जल में है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी बॉडी में एमीन कंपाउंड बनते हैं और इसीलिए उन लोगों को खाने के पहले उनको मछली को पानी से निकालने के बाद मार करके धूप में सुखा दिया जाता है ताकि धूप के प्रभाव से उनके शरीर की यूरिया के जो सॉल्ट है वो सब लिपोलाइज हो जाए और टूट करके डिकम्पोज होकर के अमोनिया के रूप में निकले। ठीक है? ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? ऐसा ना करें तो वो मछलियों को जब लोग खाते हैं तो
तो जाते ही आपके ब्लड में वो क्या करती है, वह सीरोटोनिन प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का बाई प्रोडक्ट फॉर्म करती है और उसके वजह से आपकी रक्त वाहिनियों में संकुचन हो जाता है और शरीर कलकलाने लगता है, खजुआने लगेगा। तो इसीलिए आपके घर में भी जब मछली पकाई जाती है तो आपको इस प्रभाव से बचाने के लिए उसमें सरसों के लेप में डोबो, ये आप जानकारी रखिएगा। अब यही चीज जब आपको कलकलाने लगता है तो आप फिर नहीं जानकार होते तो जाके बाजार से फिर सिट्राजिन खरीद के खाते हैं, तब जाके वो वैसोडिलेशन करता है, यानी रक्त वाहिनी के आर्टरी को जो सिकोड़ दिया है उसको फैलाता है, तब जाकर के उसका डिस्पोजल होता है, खुजली करती है, तब जाके समाप्त। ये मैंने बायोलॉजिकल दृष्टि से कहा था कि बता रहा हूँ, देख लेंगे तो कैसे सवाल आपको बायो में बनते रहते हैं, इसलिए मैंने बताया कि बायो वाले से भी ये चीज हो गया बेटा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, अभी भौतिक गुण का एक पॉइंट, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 2 पहले जानी से और लेता की बात है। अच्छा, अब अगर मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहूं तो समझ जाएंगे? मैं बात प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमजी करने वाला। तीनों प्रकार के एमिन्स, तीनों प्रकार के एमिन्स बोले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 1 2 3, तीनों प्रकार की एमिन्स जल में अत्यधिक विलय होते हैं। अत्यधिक विलय होते हैं। आपको आगे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, जैसे सीबीएसई में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है, केमिस्ट्री में आप में भी अब आजकल मांग रहा है। अब जैसे मांग दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों ही प्राइमरी एमिन जल में अत्यधिक विलय होते हैं। तो मैं आपको एल्केन से पढ़ाते हुए आपको बता रहा हूँ कि बेटा जल में वही घुलता है जो क्लोराइड होता है। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड बनाता है। यस। तो इसीलिए जैसे ही वो हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड फॉर्म करेगा बस टूट जाएगा। और जो पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बनाता है और एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जल में विलयशील होता है, यानी अत्यधिक विलय होता है। हो गया ना बेटा? अब आगे उसमें हम बताने जा रहे हैं कि जब आप हायर की ओर बढ़ेंगे तो नेचर ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी तब वो हाइड्रोफिलिक के बजाय हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, यानी जल विरोधी हो जाएगा, अर्थात जल में घुलेगा नहीं। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन की चेन बढ़ गई। और जब कार्बन की चेन बढ़ जाएगी तो उसका अनुभार बढ़ जाएगा, वो जटिल हो जाएगा और तब वो पोलर बॉन्ड अगर हायर एमिन्स तब विलयता घटने लगती है। हाँ भाई लिख लिए, बट the solubility reduces into the higher amines। विलयता ठीक है, और भी बड़ा हो जाएगा तो हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब सुनते हो ये दो शब्द है, फिलिक एंड फोबिक। फिलिक मींस लवर, अरे जब फिलिक आया था फिलिक मींस लवर, फोबिक मींस फोबिया, यानी कि उससे नफरत। तो भी अधिक कार्बन की संख्या एमिन्स में हो जाने
अब ये जल विरोधी हो जाता है। जल विरोधी in higher amines when the number of carbon atom increases, so then it becoming hydrophobic nature. Okay? Yes. अच्छा अभी तो एलिफैटिक का हो, एरोमेटिक वाला नहीं करा, तब नहीं पूरा कंप्लीट हो, ऐसे कर देना ताकि तुम्हें पता रहे। एरोमेटिक के एमीन कंपाउंड जल में कम विदेशी होते हैं, अतः मुख्य रूप से वे कार्बनिक विलायकों में ही बनते हैं, but the aromatic amines compound are slightly soluble in water and mostly dissolved in organic solvent like ether alcohol etc. तो बेटा भी 2 पॉइंट देना है, अभी रंगबंद अवस्था बताएं और हाँ जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बेटा उस पे नंबर क्वेश्चन बताइए, इसलिए बताते जा रहे हैं। अब अगले दिन वो चर्चा करेंगे।